बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने करंट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये कंबाइंड बैच चल रहा है, सेकंड और थर्ड बैच का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर में हैं और दोनों ही बैच में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बोन वाले पोर्शन को समाप्त कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बाद अगर देखा जाए तो इस कंबाइंड बोन्स कंबाइंड जो क्लास चल रहा है इसमें लोग टाइप ऑफ बोन्स यहाँ से कंटेंट को लेकर आगे बढ़ाना होगा। चलिए, तो आज का हम लोग हेडिंग है टाइप ऑफ बोन्स और उसके आगे जो भी टिश्यू वाले पोर्शन बाकी है उसको हम लोग आगे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए, हेडिंग में यहाँ पर लिखता हूं टाइप ऑफ बोन्स। टाइप ऑफ बोन्स। देखिए, किसी भी टिश्यू को पढ़ने का तरीका तो कई सारा होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग टाइप ऑफ बोन्स अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दैट मीन्स बोन्स को भी क्लासिफाई करने का कई सारा तरीका होता होगा। तो चलिए, इसको तीन तरीके से हम लोग टाइप ऑफ बोन्स अभी यहां से आगे बढ़ाएंगे कंटेंट को। पहले मैं काम करता हूं, पहले एक हेडिंग यहां पे बना ही लेता हूं कि किस तरीके से हम लोग टाइप ऑफ बोन्स पढ़ेंगे। पहला हम लोग इस आधार पर बोन्स को, बोन के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे कि बोन्स किस तरीके से डेवलप हुआ होगा। डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग टाइप ऑफ बोन्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, कि बोन किस तरीके से बना, इस आधार पर हम लोग टाइप ऑफ बोन्स यहां पर पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा हम लोग इस आधार पर पढ़ेंगे कि दैट मींस बोन का, जब हम लोग देखे एक बार जब हमने बोन की शुरुआत करी थी तो आपने देखा होगा बोन का हमने सेक्शन लिया था और सेक्शन लेकर आपको दिखाने की मैंने कोशिश करी थी कि बोन के कुछ खास हिस्से में रेड बोन मैरो होते हैं जबकि बोन के बाकी हिस्से में व्हाइट बोन मैरो होते हैं। सेक्शन लेकर देखा था ना, तो बस उसी आधार पर दैट मींस बोन के अंदर की बनावट के आधार पर हम लोग देखेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है, टेक्सचर के आधार पर। तो सेकंड बेसिस हम लोग रखेंगे टाइप ऑफ बोन्स पढ़ने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, टेक्सचर मतलब अंदर की बनावट की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। ये सेकंड मोड हुआ करेगा। लेकिन एक और मोड हम लोग इस आधार पर बोन के टाइप्स, एक बोन के साथ क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। देखेंगे जब उस एक्सपेरिमेंट का कहने की बारी आएगी तो एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या करेंगे कि बोन को एक बार थोड़ा सा हम लोग गर्म करके देखेंगे बोन के ऊपर क्या असर पड़ता है। वैसे ही बोन के ऊपर कुछ डाइल्यूट एसिड वगैरह भी हम लोग डाल के देखेंगे कि बोन के ऊपर क्या असर पड़ता है। दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बोन के दो टाइप्स को यहां पर क्लासिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, तीसरा हेडिंग भी यहां पर तय हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। तो चलिए, तीन आधार पर हम लोग टाइप ऑफ बोन्स पढ़ेंगे। तो लेकिन उसमें फर्दर पहले मुझे एक चार्ट बना लेते हैं, तो एक आपके पास भी एक ब्रॉड आइडिया यहां पर रहेगा कि एग्जैक्टली किसमें क्या पढ़ना है। तो चलिए, पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसी से शुरुआत करते हैं, बेहतर है, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये समाप्त होगा, फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, अंदरूनी बनावट के आधार पर, और ये समाप्त होगा तब हम लोग जाएंगे इस पोर्शन में जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट यानी एक्सपेरिमेंट। तो ये पोर्शन हम लोग को नजर आ रहा है। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वाले पोर्शन को इंक्लूड करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, पहला हेडिंग हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ बोन्स किस आधार पर देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तीन तरीके से यहां पर बोन को हम लोग देखेंगे। मैं देख लेता हूं पीछे कहीं कुछ तो नहीं, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, पीछे भी सेव है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में जो भी आपको पीडीएफ जाएगा, जो भी चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं सेम टू सेम ऐसा ही आपके पास चला जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है। यहां पर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली यहां पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, मुझसे यहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नोट डाउन वगैरह करने का कोई झमेला फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो यहां पर आएगा, वो आपके पास नेचुरली चला जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या करते हैं हम लोग, बोन को टोटल तीन तरीके से यहां पर पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो वैरायटी होगा, एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, उस बोन को हम लोग नाम दिया करेंगे सिस्मोइड बोन। पहले मैं लिखता हूं सिस्मोइड बोन क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बी फॉर बोन, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
सेकंड, उसके बाद हम लोग जिस बोन की वैरायटी को हम लोग पढ़ेंगे उस बोन को हम लोग कहा करेंगे हम लोग डर्मल बोन। उस बोन का नाम होगा डर्मल बोन, और इसी डर्मल बोन को इंट्रामेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन भी कहते हैं। ये सेकंड बोन होगा। और इसकी जो थर्ड वैरायटी होगी उसको हम लोग एक नया नाम देंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टिलेजिनस बोन। कार्टिलेजिनस बोन, इसी कार्टिलेजिनस बोन को रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। और इसी को हम लोग एक और नाम भी दिया करते हैं, इंडोकॉन्ड्रल बोन। इसी को हम लोग नाम देंगे इंडोकॉन्ड्रल बीफर बोन। तो देखिए किस तरीके से जब बोन का डेवलपमेंट, जब हम लोग ओब्वियसली बोन का डेवलपमेंट हुआ कब होगा, जरा सोच के देखिए, जब हम लोग का जन्म नहीं हुआ होगा, जब हम लोग मदर के यूट्रस में रहे होंगे, जब हम लोग जेस्टेशन पीरियड यानी डेवलपमेंट के फेज से गुजर रहे होंगे, तभी तो बोन की फॉर्मेशन हुई होगी ना। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जन्म के बाद भी कुछ हद तक बोन के डेवलपमेंट होते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुख्यतः डेवलपमेंट की शुरुआत तो जन्म से पहले ही हो गई होगी। तो किस तरीके से उस बोन की फॉर्मेशन हो रही थी, इस चीज को लेकर हम लोग बोन के यहाँ पर टाइप्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन का मतलब क्या, जैसे चलिए दो नाम मैं आपको बताता हूं, दोनों ही नाम शायद आपने सुनकर रखा है, एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से जोड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। आप जानते हैं जितने भी हमारे शरीर के जो मसल्स हैं हमारे बोन्स के साथ चिपके हुए हैं, तो मसल बोन से चिपकने के लिए कुछ रस्सी नुमा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं टेंडन। वैसे ही जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। यानी मसल को जो बोन से जोड़ता है उसे कहते हैं टेंडन, और जो बोन को बोन से जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं लिगामेंट। तो दोनों चीज तो हम लोग समझ रहे हैं कि टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है। लेकिन होता क्या है ना कि जो टेंडन और लिगामेंट हैं यही मोटे हो गए, यही क्या हो गए, हार्ड हो गए, टफ हो गए, और टफ होकर इन्होंने बोन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। यानी कि जहां पर टेंडन्स और लिगामेंट्स हार्ड हो जाएं, हार्ड होकर उसने अपने आप बोन में कन्वर्ट कर लिया, वैसे ही बोन को हम लोग कहते हैं सिस्मॉइड बोन। और इसकी सबसे बुरी बात यह होती है ना कि इस बोन को ब्लड सप्लाई ही नहीं होती। जरा सोचिए, टेंडन और लिगामेंट थे, उसने अपने आप को थिकन कर लिया, बोन में कन्वर्ट हो गए, और इसको ब्लड सप्लाई नहीं है। अब ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से इसको इसकी जिंदगी जीने काफी इसकी मुश्किल होती है, क्योंकि रूल कहता है कि क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए बाय द वे अगर इसको कभी कुछ इंजरी हो जाए, अगर ये कभी फ्रैक्चर का शिकार हो जाए, तो कभी भी रिपेयर्ड नहीं होंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई ही नहीं है, न्यूट्रिशन इसके पास पहुंचेंगे ही नहीं, और जब न्यूट्रिशन पहुंचेंगे नहीं तो इसकी रिपेयरिंग की कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके के बोन को हम लोग कहते हैं सिस्मॉइड बोन। तो चलिए यहां पर सिस्मॉइड बोन को मैं तेजी से लिख देता हूं। व्हाट इज सिस्मॉइड बोन? विच डेवलप्स फ्रॉम टेंडन्स एंड लिगामेंट। और ऐसा भी कह सकते हैं विच डेवलप्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। मतलब से निकलने से मतलब है, साइंस से आप अपने ओन लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना। तो सिस्मॉइड बोन में क्या लिख सकते हैं, ए बोन विच डेवलप्स फ्रॉम, ए बोन विच डेवलप्स फ्रॉम हार्डनिंग ऑफ, डेवलप्स फ्रॉम हार्डनिंग ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये हम लोग कह सकते हैं हम लोग। एंड लैक्स ब्लड सप्लाई, ध्यान रखना है, और इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, काफी इंपॉर्टेंट है सारे चीज, सारे लाइन तो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, आपका काम है बस इसको दिमाग में रखना। तो ये है सिस्मॉइड बोन। एग्जाम्पल पूछेगा, दो मुख्य इसके एग्जाम्पल होते हैं। आपने देखा होगा घुटने, घुटने जो पैर में जो घुटना होता है ना, उसके आगे आपको एक गोल से एक चक्री, दैट मींस एक सर्कुलर बोन नजर आता है, उसे हम लोग कहते हैं नी कैप या पैटेला, है ना, नी कैप या पैटेला कहते हैं, वो सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। अगर बाय द वे टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होती, उससे जबरदस्ती सर्जरी करके ऑपरेट करके उसे जोड़ना पड़ता है, अपने आप को नहीं जोड़ सकते। तो पैर में पाया जाने वाला जो पैटेला यानी नी कैप है, सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल इसका। इसका एक और एग्जांपल क्या होगा, एक समय आएगा जब हम लोग ज्वाइंट्स वगैरह पढ़ेंगे या बोन्स वगैरह पढ़ेंगे, एक चैप्टर में लोकोमोशन मूवमेंट नाम हुआ करेगा, तब आप देखेंगे ये जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रिस्ट ज्वाइंट, हिंदी में से हम लोग कलाई कह सकते हैं ना। तो जिसे हम लोग इंग्लिश में आप रिस्ट ज्वाइंट कहते हैं ना, एग्जैक्टली यहां पर टोटल 8 बोन होते हैं, 8 बोन 2 लाइन में होते हैं। जैसे सपोज कीजिए इधर से अंगूठे की तरफ से हम लोग गिनती करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और थोड़ा सा दूर होकर फिर से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, टोटल 8 बोन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब जो नजदीक है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल रो, रो मतलब लाइन, और जो दूर है उसे हम लोग कहते हैं डिस्टल रो। यानी प्रॉक्सिमल रो में टोटल बोन्स कितने हैं, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और डिस्टल रो में यानी उससे थोड़ी दूरी पर एक और रो है, उसमें फिर से 4 बोन है, 5, 6, 7, 8, सभी के नाम अलग अलग हैं। एक समय आएगा जब आपको इसका नाम भी जानने का मौका मिलेगा। इसके नाम क्या क्या होंगे, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्यूट्रल, पीसीफॉर्म, ध्यान दीजिएगा चौथे नंबर पे मैंने बोला पीसीफॉर्म। फिर आता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट।
यहां पर टोटल 8 बोन होते हैं, और जो चौथे नंबर पर मैंने जो नाम लिया जिसका नाम था पीसीफॉर्म, नाम ही लग रहा है कि मछली के जैसा उसका आकार होता होगा। मछली मतलब पाइसेस, पीसीफॉर्म मछली के आकार का एक बोन है, यह भी सिस्मोइड बोन होगा। यानी अगर आप रिस्ट ज्वाइंट देखेंगे तो आपको यहां पे पीसीफॉर्म नाम का बोन दिखेगा, और आप पैर में चले जाएंगे तो आपको वहां पे एक पैटेला नीकैप दिखेगा। ये सिस्मोइड बोन के एग्जांपल होते हैं, इनको ब्लड सप्लाई नहीं होती और ये टेंडॉन्स और लिगामेंट्स के थिकनिंग से बनते हैं, दैट्स ऑल। यानी इसके दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, है ना, इसके 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। इसका पहला एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका पहला एग्जांपल है पैटेला, और इसका दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, ऑफ रिस्ट ज्वाइंट। खत्म हो गया, इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सॉफ्टवेयर में ये सब का इमेज नहीं है। बेटा इमेज देखने की जरूरत नहीं है, इमेज आपको लाइव देखना होगा मेडिकल साइंस में। मेरे पास भी यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे चीज हैं। जब दिखाने की जो जरूरत मुझे महसूस होगी मैं खुद उसे शो कर दूंगा, क्योंकि हर चीज के इमेज को अगर हम लोग देखेंगे ना तो बेवजह के टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ये तो डॉक्टर बनने के जब आप बनेंगे तो मेडिकल साइंस में खुद आपको नेचुरली देखना होगा ना, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज के इमेज को देखें, क्योंकि जहां तक मेरे पोर्शन का सवाल है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम लोग ह्यूमन साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा कंटेंट्स हैं, इतने ज्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी ना कि हर छोटे छोटे चीज को दिखाकर बेवजह समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो जस्ट वेट, आप मेडिकल में जाएंगे आप खुद ब खुद नेचुरली उसे देख पाएंगे। चलिए सेकंड पर आते हैं हम लोग। इंटरैक्टिव क्लास का मतलब है कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, जिसको आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम आती है ना, उसे मैं जरूर यहां पे वीडियो से भी दिखाऊंगा, आपको स्लाइड से भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखेगा। लेकिन जिसको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेने का हम लोग को। अभी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, इसलिए यहां इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड पर आते हैं, डर्मल बोन, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन, इसको हम लोग देखते हैं। नाम को देखिए, देखिए नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। नाम को अगर आप देखेंगे तो नाम आंसर है। डर्मल बोन, डर्मल डर्मिस स्किन, यानी कि पहले नेचर में क्या था, स्किन था, और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, बोन में कन्वर्ट हो गया। अगर पहले नेचर में स्किन था, बाद में कन्वर्ट हो गया बोन में, तो जरा स्किन था ना, तो स्किन जनरली कैसा महसूस होता है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के समान स्किन लगता है। यानी पहले मेम्ब्रेन था, बाद में बोन में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए दोनों नाम यहां लिखा हुआ है, डर्मल बोन, यानी जो स्किन से बोन बना होगा तो डर्मल बोन, यानी पहले कैसा दिखता था, मेम्ब्रेन जैसा दिखता था, मेम्ब्रेन से बोन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए उसको हम लोग इंट्रामेम्ब्रेनस बोन भी कह रहे हैं, दैट्स ऑल। तो देखिए हम लोग को दिख गया यहां पर, यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं, विच डेवलप्स फ्रॉम स्किन, दैट्स ऑल। इतना ही से आपका आंसर मिल गया, इतना ही में आपको +4 मिल गया, ज्यादा तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आते हैं एग्जांपल पे, क्वेश्चन पूछेगा कुछ बोन्स के नाम बताएं या फलना बोन किस में एग्जांपल है, तो 3 बोन आपको यहां पे याद रखना होगा। ये जो स्कल बोन है ना, अब जरा सोचिए, स्किन से बोन बना, यानी पहले स्किन था, मेम्ब्रेन जैसा था, तो पहले भी देखने में कैसा लगता होगा, फ्लैट, क्योंकि स्किन कैसे दिखते हैं, फ्लैट। यानी बाद में भले स्किन था तो फ्लैट था, तो अगर स्किन से बोन में कन्वर्ट हो गया तो भी देखने में कैसा दिखेगा, फ्लैट ही ना दिखेगा। तो ये देखिए स्कल बोन, ये पहले स्किन हुआ करता था, बाद में बोन में कन्वर्ट हुआ। वैसे यहां पर जो क्लैविकल नाम का बोन है, ये भी पहले स्किन था, और जो हमारे जो फिंगर के जो बोन्स होते हैं, जिसे हम लोग फेरेंजस कहते हैं ना, ये सारे भी पहले स्किन हुआ करते थे, स्किन से बोन में डेवलप हुए गए। तो बस 3 ही एग्जांपल आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो इसका पहला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, पहला एग्जांपल इसका हो गया हम लोग का स्कल बोन। दूसरा इसका एग्जांपल इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल हो गया क्लैविकल, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, क्लैविकल कॉलर बोन। इसका तीसरा एग्जांपल हो गया फैलेंजेस, जिसको हम लोग फिंगर बोन्स यानी डिजिट बोन्स भी कहा करते हैं, फैलेंजेस, फिंगर बोन्स यानी डिजिट बोन्स भी कहा करते हैं। आएगा, है ना, तो टेंशन नहीं लेना, जब इंटरेस्टिंग बनाना होगा हम लोग खुद बना लेंगे। बिल्कुल पीडीएफ आपको जैसा लिख रहा हूं मैं वैसे ही आपको मिल जाएगा, सब कुछ सेव होता चला जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए तीसरे पर आते हैं, कार्टिलेजनस बोन, रिप्लेसिंग बोन, इंडोकॉन्डल बोन। नाम में देखिए आंसर छुपा हुआ है। पहले क्या था, वो कार्टिलेज था, लेकिन बाद में क्या हो गया, कार्टिलेज क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। पहले क्या था, वो कार्टिलेज था, कार्टिलेज बाद में क्या हो गया, रिप्लेस हो गए। रिप्लेस होगा किसमें कन्वर्ट हो गए, बोन में कन्वर्ट हो गए। इसलिए नाम में क्या है, कार्टिलेजनस बोन भी है, रिप्लेसिंग बोन भी है। लेकिन भले ही पहले कार्टिलेज था, बाद में कन्वर्ट होके बोन में रिप्लेस हो गया होगा, लेकिन आखिर उसके अंदर कार्टिलेज के कुछ तो सबूत मिलेंगे, क्योंकि पहले तो कार्टिलेज था, तो कुछ तो सबूत मिलेंगे। मतलब कैसे सबूत मिलेंगे, कार्टिलेज के सेल मिल जाएंगे। इसलिए नाम में क्या है, इंडोकॉन्ड्रल बोन। इंडो मतलब अंदर, कॉन्डल मतलब कार्टिलेज के सेल को आप कॉन्डल सबसे संबोधित करते ही है, कॉन्ड्रोसाइट्स। यानी कि देखिए वैसे बोन जो पहले कार्टिलेज थे, कार्टिलेज क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, रिप्लेस होकर क्या हो गए, बोन में कन्वर्ट हो गए। बावजूद इसके उसके अंदर कार्टिलेज के कुछ लक्षण यानी सबूत मिलते हैं, वैसे ही बोन को क्या कहेंगे, कार्टिलेजनस बोन, रिप्लेसिंग बोन यानी इंडोकॉन्ड्रल बोन कहेंगे, दैट्स ऑल।
नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नाम में सारा क्लू यहां पर छुपा हुआ है। तो देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूं डेवलप्स फ्रॉम कार्टिलेज, डेवलप्स फ्रॉम कार्टिलेज, फिनिश हो गया, इसमें कुछ नहीं है। सीधे एग्जांपल पर आते हैं। अब जरा सोचिए, इसमें आपको दो ही एग्जांपल, स्मार्ट में आपको दो ही एग्जांपल मिल रहे हैं, एक है पैटेला, एक है पीसीफॉर्म, फिनिश हो गया। ऐसा नहीं कि और नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही पूछेगा। अब देखिए डर्मल बोन्स में मैंने तीन एग्जांपल लिखी है, स्कल है, क्लैविकल है, फैलेंजेस है। तो कार्टिलेजिनस बोन के एग्जांपल में मैं क्या लिख सकता हूं? रेस्ट ऑफ ऑल, यानी शरीर के बाकी जो भी बोन आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो वर्टिब्रा हो या वो स्टर्नम हो या वो रिब्स हो या वो स्कैपुला हो या हाथ के जितने बोन हो या पैर के जितने बोन हो, बाकी जो भी बोन आपको दिख रहे हैं वो क्या है? कार्टिलेज से बने। यानी इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए हम लोगों ने फिर से टाइप ऑफ बोन्स एक तरीके से पढ़ा। फिलहाल किस बेसिस को हमने अपनाया था? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन पहले ही मैंने बता दिया अभी और भी बेसिस बाकी हैं। तो चलिए अगले बेसिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले बेसिस की तरफ। देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके पास ये फिर से जा सके, है ना। मेरे पास देखिए कई सारे स्लाइड्स हैं, लेकिन मुझे जरूरत अभी फिलहाल उस स्लाइड की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैं आपको नेचुरल तरीके से फिलहाल पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी टाइप ऑफ बोन्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह सकते हैं? टेक्सचर, उसके अंदर की बनावट के आधार पर। तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पर टाइप ऑफ बोन्स पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। चलिए इस आधार पर बोन्स फिश कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। पहले मैं एक काम करता हूं, एक तरफ लिख ही लेता हूं, है ना। पहले मैं दोनों का नाम लिख लेता हूं, फिर इधर मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं, है ना। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे स्पॉन्जी बोन, SPONGY, स्पॉन्जी बोन, बी फॉर बोन। इसी स्पॉन्जी बोन को कैंसिलस बोन भी कहते हैं, CANCELLOUS, कैंसिलस बोन। और इसी को ट्यूबेकुलर बोन भी कहते हैं। ध्यान देना है, इतने सारे नाम हैं और अक्सर ये सारे नाम आपको दिखते हैं। यानी एक तरफ मैंने रखा स्पॉन्जी बोन, इसी को कैंसिलस बोन, इसी को ट्यूबेकुलर बोन कहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। और इसी कॉम्पैक्ट बोन को पेरी या पेरीट्यूबुलर बोन भी हम लोग कहते हैं। चलिए लिख देता हूं मैं पूरा, पेरीट्यूबुलर बोन। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सारे के सारे नाम आपके दिमाग में नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन नाम रखना होगा, है ना। कहीं कहीं सारे नाम प्रयोग होते ही हैं, इसलिए अगर आप बेहतर है कि आप इन सारे नामों को अपने पास दिमाग में अच्छे से रखें, इसलिए सारे अल्टरनेट नाम कोशिश करें दिमाग में करें। तो एक तरफ मैंने लिखा स्पॉन्जी बोन, जिसको कैंसिलस यानी ट्यूबिकुलर भी कहेंगे, दूसरी तरफ मैंने लिखा कॉम्पैक्ट यानी पेरीट्यूबुलर बोन, इसको हम लोग कह रहे हैं। क्या है पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपको मुझे यहां पर याद दिलाने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं एक बोन के फोटो को बनाता हूं, है ना। मैं क्या करता हूं, एक बोन के फोटो को बनाता हूं। याद कीजिए एक लंबे से बोन का क्या किया था हमने? इस तरीके से सेक्शन इस तरीके से कट किया था, है ना। एक लंबे से बोन का हमने क्या किया था? सेक्शन कट किया था। जब एक लंबे से बोन का जब इस तरीके से हम लोग वर्टिकल सेक्शन इस तरीके से जब कट करते थे, तो याद कीजिए आपको क्या दिखा होगा कि उसके बीच के हिस्से में, है ना, मैं देखता हूं, आपको बनाने की कोशिश करता हूं, आपको क्या दिखा होगा कि उसके बीच के हिस्से में क्या नजर आई थी? एक कैविटी नजर आई थी। इसी कैविटी को क्या कहते थे? इस कैविटी को हम लोग कहते थे माइलॉइड कैविटी यानी बोन मैरो कैविटी कहते थे। और इस माइलॉइड कैविटी यानी बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या, इस माइलॉइड कैविटी यानी बोन मैरो कैविटी के अंदर भी आपको इसके अंदर पूरी तरीके से जालीनुमा स्ट्रक्चर भरा हुआ दिखा था ना, इस तरीके से जालीनुमा स्ट्रक्चर। और जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? इसे हम लोग नाम दिया करते थे येलो बोन मैरो यानी व्हाइट बोन मैरो, क्योंकि येलो या व्हाइट कलर के दिखते थे। लेकिन इसी बोन के जो आखिरी हिस्से हुआ करते थे, इसी बोन का जो आखिरी हिस्सा हुआ करता था, इस आखिरी हिस्से में आपको बिल्कुल रेड कलर का कंटेंट भरा मिलता था। इस रेड कलर के कंटेंट को हम लोग क्या कहते थे? इस रेड कलर के कंटेंट को हम लोग बुलाया करते थे रेड बोन मैरो। यानी इधर भी आपको कॉर्नर पे भी रेड बोन मैरो आपको दिखता था, लाइक दिस। याद कीजिए मैंने आपको बताया था, है ना। तो बोन के जो आखिरी हिस्से होते थे, इतने दूर के हिस्से को हम लोग क्या कहा करते थे? इपीफाइसिस कहते थे। बोन का जो दूसरा आखिरी हिस्सा था, इस हिस्से को भी क्या कहा करते थे? इस हिस्से को भी हम लोग इपीफाइसिस ही कहा करते थे। लेकिन बोन का जो बीच का हिस्सा हुआ करता था, लाइक दिस, इतने दूर का जो हिस्सा, जो बाकी हिस्सा, इसे हम लोग क्या कहा करते थे? डायफाइसिस। मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर लेवलिंग नहीं कर रहा हूं। फिलहाल आपको सिर्फ ध्यान से देखना है,
है ना, आपको ध्यान से देखना है। तो बोन के जो आखिरी हिस्से हैं, ध्यान दीजिए, बोन के आखिरी हिस्से को हम लोग क्या कहा करते थे? एपिफाइसिस। बोन के आखिरी हिस्से को क्या कहा करते थे? एपिफाइसिस। जबकि बोन के बीच के हिस्से को क्या कहा करते थे? हम लोग कहा करते थे डायफाइसिस। इसको हम लोग डायफाइसिस कहा करते थे। बस वही चीज तो है, आपको सिर्फ इतना ही दूर को ध्यान से देखना है। आपको सिर्फ बोन के एपिफाइसिस को हिस्से को आपको देखना है। जो बोन का जो एपिफाइसिस, जो आखिरी हिस्सा है जिसको आप एपिफाइसिस कहते हैं ना, वही पोर्शन तो स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। यानी आपको स्पॉन्जी बोन में सिर्फ किसको मेंशन करना है? सिर्फ आपको एपिफाइसिस जो दिख रहा है ना, उस पोर्शन को मेंशन करना है। जबकि बीच का हिस्सा, जिस हिस्से को आप डायफाइसिस कहा करते थे, इस डायफाइसिस को आप कहां पर मेंशन करेंगे? तो आप कॉम्पैक्ट बोन में डायफाइसिस वाले हिस्से को मेंशन करेंगे। डायफाइसिस वाले हिस्से को आप कॉम्पैक्ट बोन में मेंशन करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि किसमें क्या आप बोल सकते हैं, है ना। कलर मैं डिफरेंट चुन लेता हूं, है ना, जिससे आपको दिखे। ब्लैक इज मच बेटर, ब्लैक ही चुनते हैं हम लोग। तो जो आखिरी हिस्से थे जिसको हम लोग एपिफाइसिस कहते थे ना, यहां पर जो भी चीज दिखेगा उसको कहां पर चिपका देंगे? उसको हम लोग एपिफाइसिस में कहा, सॉरी, स्पॉन्जी बोन, कैंसलस बोन एंड ट्यूबुलर बोन में कहा करेंगे। और जो बीच का हिस्सा था जिसको हम लोग डायफाइसिस कहा करते थे, डायफाइसिस के हिस्से में जो भी चीज दिखेगा इसको हम लोग कॉम्पैक्ट बोन यानी पेरीट्यूबुलर बोन में लिखा करेंगे। यही रूल है, सिंपल सा। चलिए अब मुझे सिर्फ याद दिलाना है, मुझे यहां पर कुछ खास पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि पीडीएफ ऑलरेडी मैंने एक बार दिया हुआ है। फिर भी मैं चाहूं तो लिख भी सकता हूं, क्योंकि ये भी तो पीडीएफ बनकर जाएगा। चलिए देखता हूं। तो जरा सोचिए, मैं सिर्फ बोलता हूं पहले, बाद में मैं लिखता हूं या एक एक करके लिखता भी चलता हूं। अब सोचिए, स्पॉन्जी बोन, ये हिस्सा स्पॉन्जी बोन है, ये हिस्सा स्पॉन्जी बोन। पहला तो सोचिए कि स्पॉन्जी बोन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि स्पॉन्ज के समान फीलिंग आता होगा। स्पॉन्ज के समान फीलिंग क्यों आता होगा? क्योंकि यहां पर कोई कैविटी है ही नहीं, बस यूं ही जालीन्यूमा स्ट्रक्चर भरे पड़े हैं। स्पॉन्ज के समान फीलिंग देगा, इसलिए इसको स्पॉन्जी बोन कह रहे हैं। तो जरा सोचते क्या कह सकते हैं स्पॉन्जी बोन में? क्या कह सकते हैं? यही नहीं कह सकते कि स्पॉन्जी बोन वो हिस्सा है, यानी कह सकते हैं बोन के आखिरी हिस्से को हम लोग स्पॉन्जी बोन कहेंगे, जबकि बोन के बीच के हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट बोन कहा करेंगे, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आखिरी हिस्सा है इसमें जो भी दिख रहा है आपको कहां लिखना है? स्पॉन्जी में। जो बीच का हिस्सा, इसे आप डायफाइसिस कहते हैं, इसमें जो भी चीज दिख रहा है इसे कहां कहना है? कॉम्पैक्ट में। तो स्पॉन्जी बोन में सबसे पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं? पहला पॉइंट यही बना सकते हैं कि यहां पर इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है, अब बगैर किसी कैविटी के रेड बोन मैरो है। जबकि कॉम्पैक्ट बोन वो हिस्सा है जिसमें बीचों बीच एक कैविटी है, कैविटी का नाम होता है माइलॉइड कैविटी, और इस माइलॉइड कैविटी के अंदर आपको येलो यानी व्हाइट बोन मैरो आपको नजर आएगा। पहला डिफरेंस था। चलिए लिखते भी हैं, है ना, हो सकता है कहीं किसी को दिक्कत हो। तो पहला मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पर क्या लिख सकते हैं? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में लिख सकते हैं ओनली रेड बोन मैरो इज फाउंड, ओनली रेड बोन मैरो इज फाउंड विदाउट एनी कैविटी, विदाउट एनी कैविटी। इसके में कोई भी कैविटी इस हिस्से में नहीं है। जबकि यहां पर क्या लिख सकते हैं? जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं, ओनली वाईबीएम। यहां पर क्या होगा? ठीक उल्टा, सिर्फ येलो यानी व्हाइट बोन मैरो पाया जाएगा। ओनली व्हाइट बोन मैरो और येलो बोन मैरो इज फाउंड विद इन, किसके अंदर? तो विद इन इस कैविटी का नाम क्या है? इस कैविटी को कहते हैं हम लोग माइलॉइड कैविटी। इस कैविटी का नाम है माइलॉइड कैविटी। पहला डिफरेंस दिख रहा है। चलिए दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। दूसरा डिफरेंस और क्या कह सकते हैं? स्पॉन्जी बोन आखिरी हिस्से में है, जबकि कॉम्पैक्ट बोन बीच वाले हिस्से में है। तो देखिए दूसरा पॉइंट दिख रहा है हम लोग को, प्रेजेंट एट द टिप या प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोर्शन। आखिरी हिस्से को क्या कहते हैं? आखिरी हिस्से को हम लोग कहा करते हैं टर्मिनल पोर्शन। तो प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोर्शन कह सकते हैं। जबकि इसमें क्या लिख सकते हैं? जस्ट अपोजिट लिखेंगे, प्रेजेंट इन द मिडिल पोर्शन, प्रेजेंट इन द मिडिल पोर्शन। ये सेकंड डिफरेंस दिख रहा है ना। तीसरा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। स्पॉन्जी बोन वो हिस्सा है जहां पर कोई भी आपको हैबर्शियन कैनाल और वोल्समैन कैनाल नहीं दिखते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हैबर्शियन कैनाल और वोल्समैन कैनाल तो आपको सिर्फ बीच के इतने दूर के हिस्से में ही ना आपको देखिए लंबे लंबे कैनाल्स दिखा करते थे। इसका सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि हैबर्शियन कैनाल और वोल्समैन कैनाल कैसे थे। वो मेरे पास है यहां पर, है ना। तो चलिए पहले मैं इसको मेंशन तो कर दूं, पहले पढ़ा देता हूं। तो स्पॉन्जी बोन वो हिस्सा होगा जहां पर कोई भी हैबर्शियन कैनाल, वोल्समैन कैनाल नहीं है। जबकि कॉम्पैक्ट बोन वो हिस्सा होगा जहां कई सारे लंबे लंबे कैनाल्स, हैबर्शियन कैनाल्स, उनको जोड़ने के लिए वोल्समैन कैनाल भी पाए जाएंगे। तो चलिए तीसरा डिफरेंस मुझे दिख रहा है। इसमें क्या लिख सकते हैं स्पॉन्जी में? हैबर्शियन कैनाल एंड वोल्समैन कैनाल एब्सेंट, हैबर्शियन कैनाल एंड वोल्समैन कैनाल एब्सेंट। जबकि यहां पर ठीक क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट
एक और डिफरेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि स्पॉन्जी बोन वो हिस्सा है जिसमें रेड बोन मैरो है ना, क्योंकि इसमें रेड बोन मैरो है, यानी यहां पर कॉन्टिन्यूअसली क्या बनाया जा रहा है, ब्लड को कॉन्टिन्यूअसली बनाया जा रहा है। जबकि ठीक उल्टा कॉम्पैक्ट बोन के अंदर क्योंकि येलो यानी व्हाइट बोन मैरो है, मतलब इसका मुख्य काम क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था इसका मुख्य काम है स्टोरेज ऑफ फैट, क्योंकि येलो यानी व्हाइट कलर के फैट को स्टोर करता है, इसलिए येलो व्हाइट दिखता है। लेकिन हां, अगर जरूरत पड़ जाए तो ब्लड को बनाने की क्षमता ये भी रखता है, ये कहा था मैंने। तो देखिए चौथा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, स्पॉन्जी बोन इज अ पार्ट वेयर ब्लड इज कॉन्टिन्यूअसली फॉर्म्ड, बट कॉम्पैक्ट बोन इज अ पार्ट वेयर ब्लड कैन बी फॉर्म्ड व्हेनेवर नीडेड, जब भी जरूरत पड़ेगी तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखिए चौथा डिफरेंस मुझे लिख रहा है ना, ब्लड इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ब्लड इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ब्लड इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ये दिख रहा है हम लोग को। यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी या व्हेनेवर नीडेड, फॉर्म्ड व्हेनेवर नीडेड, व्हेनेवर नीडेड। तो ये देखिए मुझे कुछ खास डिफरेंस दिख रहे थे। तो ये भी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, है ना, बोन के इस टाइप्स को भी हमने समाप्त कर लिया। एक और बोन का टाइप बचा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको कहा था कि बोन के साथ हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट बताने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, क्यों ना उस वीडियो को प्लेबैक करके देखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको यह दिख जाए कि जो हैवर्सन कैनाल है या बोल्ट्जमैन कैनाल है सेक्शन में कैसे नजर आते हैं, या जो इमेज मैंने आपको यहां पर बनाया जिसमें आपको दिख रहा होगा कि यहां पर आपको रेड बोन मैरो है, बीच के हिस्से में आपको देखिए येलो यानी व्हाइट बोन मैरो है, इसका भी एक वीडियो शायद उसी में आपको दिखेगा। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, पीछे चलता हूं मैं। इसमें पूरे एनसीईआरटी को पीडीएफ के तौर पर या पीपीटी के तौर पर हम लोग लेकर आए हुए हैं, जिससे कि आपका कंटेंट कुछ भी छूटे नहीं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इस बोन का एक सेक्शन हम लोग को देखिए नजर आएगा, मैं इसको पॉज कर दूंगा जिससे बोन का सेक्शन आपको दिखे। यहां पर देखिएगा बोन का भी सेक्शन में हम लोग जाएंगे। मैं उसे लेकर चलता हूं सीधा वहां पर जहां पर मुझे जरूरत है। ये देखिए बोन का एक सेक्शन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर रहा हूं, और ये देखिए बोन को देखिए मैंने एक पॉज किया, एक लंबे से बोन को क्या किया है मैंने इस तरीके से यहां पर पॉज किया हुआ है और उसे इस तरीके से देखिए कट किया गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस लंबे से बोन के अंदर देखिए आपको कुछ खास कंटेंट देखिए आपको भरे हुए मिल रहे हैं। ये जो कंटेंट है जनरली यहां पर तो भले आपको रेड कलर का दिख रहा है, लेकिन यही येलो यानी व्हाइट कलर का दिखेंगे, और इसी पोर्शन क्योंकि बीच का हिस्सा है ना, इसी को हम लोग येलो बोन मैरो यानी व्हाइट बोन मैरो कहा करते हैं। तो ये दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हैवर्सन कैनाल अब आ रहा है, यहां पर सेक्शन पर हम देखते हैं हम लोग। ये देखिए हैवर्सन कैनाल, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं यहां पर सेंट्रल एरिया, यही क्या रहा होगा, यही है हैवर्सन कैनाल। ये जो सेंट्रल एरिया आपको गोल गोल दिख रहा है यही क्या है, देखिए यही है हैवर्सन कैनाल, हैवर्सन कैनाल। और देखिए मैंने आपको बताया था कि हैवर्सन कैनाल में क्या आते हैं, तो आपको इस जगह से आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हैवर्सन कैनाल में देखिए आर्टरी भी है, वेन भी है। देखिए यहां पे एक 2D इमेज है, इस तरीके से भी कट किया गया है, इस तरीके से भी स्लाइड को कट किया गया है, जिससे आपको दिख रहा है कि नीचे से ऊपर क्या आ रहा है। तो देखिए यहां से आर्टरी आते होंगे और वेन इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाते होंगे, और ये देखिए इसी को हम लोग कहते हैं हैवर्सन सिस्टम। लैमेली भी देखिए आपको साफ नजर आ रहा है। तो इसमें जितने आपको छोटे छोटे आपको जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं ना, यही स्पॉट्स के हैं, ये स्पॉट्स तो आपके ओस्टियोसाइट्स हैं, बोन के जो सेल हैं इन्हीं को तो हम लोग ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। और याद कीजिए मैंने आपको बताया भी था, ये आपस में क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड। बहुत अच्छे से शायद आपको विजुअल हो या ना हो, लेकिन ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं बीच में हल्के हल्के पतले पतले लाइन से जुड़े हुए हैं, ये जो लाइन है इन्हीं लाइंस को हम बुलाते हैं कैनालिकुली, और स्पेस है और इन्हीं स्पेस को हम लोग बुलाते हैं लैमेली। तो अगर सेल के बीच में स्पेस है तो इसे हम लोग क्या बुलाएंगे, इंटरस्टिशियल लैमेली।
अगर देखिए आप हैबर्सन सिस्टम, ये एक हैबर्सन सिस्टम है, ये एक हैबर्सन सिस्टम है, ये हैबर्सन सिस्टम के बीच में जो स्पेस है इसी को हम बुलाते हैं हैबर्सियन लैमली, है ना। और जो सर्कमफेरेंस में होंगे, इस तरीके से जो सर्कमफेरेंस में जो स्पेस होंगे इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमली। यानी टोटल आपको 3 तरीके के लैमली स्पेस नजर आ रहे हैं। सेल के बीच में है तो इसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल लैमली, अगर सर्कमफेरेंस में है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कमफेरेंशियल लैमली, और हैबर्सन सिस्टम के बीच में दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं हैबर्सियन लैमली। और ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया भी था, इन्हीं स्पेस यानी लैमली को भरने के लिए, इन्हीं स्पेस यानी लैमली को भरने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स। और बोन के अंदर जो मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं उस मैट्रिक्स हम लोग बुलाते हैं हम लोग ऑस्टियोइड मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 2 चीज का मिक्सचर है, इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट भी है और संग संग इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट भी है। अच्छे से मैंने आपको देखा था। तो देखिए, मुझे जहां तक ध्यान आया, आपने किसी ने बोला कि ऐसा कुछ रहे तो दिखाने के, तो मेरे पास जो था अवेलेबल फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया। तो यहां से आपको यह दिखता होगा कि बोन अंदर से कैसे दिखते हैं। इससे एक चीज तो साबित होता है कि बोन्स आर हाईली वेस्कुलर। बोन्स क्या है, हाईली वेस्कुलर होते हैं, जबकि कार्टिलेज के सेल यहां पर ब्लड सप्लाई के लिए तरस जाते थे। तो इस चीज से देखिए थोड़ा बहुत आपको शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए, हम लोग को वापस चलना होगा, उसी जगह पर वापस चलना होगा जहां पर हम लोग थे फिर से, क्योंकि हम लोग को टाइप ऑफ बोन्स में एक और पोर्शन पढ़ना बाकी रह गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वापस चलते हैं हम लोग, है ना। मैंने इसको काफी कोशिश की। हम लोग एक और बेसिस पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस आधार पर हम लोग बोन्स को क्या करने वाले हैं, 2 तरीके से यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं दोनों के नाम लिखता हूं। एक तरफ हम लोग लिखेंगे ड्राइड बोन, है ना। इस तरीके से बोन के एक वैरायटी के नाम हम लोग रखेंगे ड्राइड बोन, और जो बोन की दूसरी वैरायटी होगी उसका नाम रखेंगे हम लोग डीकैल्सिफाइड बोन। डीकैल्सिफाइड बोन, डीकैल्सिफाइड बोन। देखिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बोन के साथ एक एक्सपेरिमेंट को करके देखने की कोशिश करी गई जिससे कि ये पता चले कि उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या है ड्राइड बोन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बोन के एक टुकड़े को लेंगे या बोन को लेंगे, और बोन को लेने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, है ना। तो बोन को हमने लिया, बोन को लिया, सपोज कीजिए कहीं पे कुछ आग वगैरह जल रही होगी, उस आग के ऊपर हमने क्या किया, बोन को बस थोड़ा सा हीट करना है, इतना ज्यादा नहीं कि वो जल जाए, है ना। बस बोन को क्या करना है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर आगे पीछे करना है, और उसे थोड़ा सा चारों तरफ से घुमा घुमा कर थोड़ा सा हीट करके देखना है कि उसके साथ क्या होता है। तो अब उसके साथ जो भी घटना घटेगी ना, उस रिजल्ट में जो भी बोन अब जो मुझे दिखेगा ना, उसी बोन को नाम देंगे ड्राइड बोन, पहला। और दूसरा होता है डीकैल्सिफाइड बोन। हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर लिया, और उस बीकर में मैंने क्या किया, एक बोन को एक छोटे देर के लिए एक बोन को एक डाइल्यूट एसिड में मैंने डुबाया। पहले मैंने बीकर लिया, इमेजिन कीजिए उस बीकर में मैंने क्या किया, कुछ किसी भी डाइल्यूट एसिड को आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहे डाइल्यूट HCl होगा, डाइल्यूट H2SO4 होगा, किसी भी आप डाइल्यूट एसिड को आप इमेजिन करें, और उसमें मैंने क्या किया, बोन को लगभग आधे से 1 घंटे के लिए डुबा कर रख दिया, देखने के लिए कि बोन के टुकड़े को मैंने डुबा कर रख दिया, देखने के लिए कि आखिर क्या असर पड़ता। तो एक जगह हम लोग बोन को क्या कर रहे हैं, गर्म करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर क्या असर पड़ा, और दूसरी तरफ बोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, डजंट मैटर, उसके अंदर हमने डाला और डाल के देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल अलग अलग परिणाम आएंगे, क्योंकि बोन को जब हमने गर्म किया ना, ध्यान देखिए, बोन के अंदर 2 तरीके के कंटेंट थे मैट्रिक्स के रूप में, ऑर्गेनिक भी थे, इनऑर्गेनिक भी थे, ऑर्गेनिक थे प्लस इनऑर्गेनिक। जरा सोचिए, ऑर्गेनिक किसे हम लोग कहा करते हैं, जो सेल है ना, जितने भी सेल हैं वो सारे ऑर्गेनिक ही हैं, और जो सेल सिक्रीट करते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। तो जो सेल हैं वो ऑर्गेनिक हैं, और जो सेल सिक्रीट करते हैं वो भी ऑर्गेनिक है। और जस्ट उसी तरीके से अगर देखा जाए तो बाहर से आकर जो भी चीज डिपोजिट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, है ना। तो पहला जब हम लोग बोन को गर्म करने की कोशिश करेंगे ना, तो जो भी सेल हैं उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब मैंने बोन को गर्म करने की कोशिश करी तो क्या हो गए होंगे, जिसको हम लोग एक्सोस्टियम कहते थे, जिसको इंडोस्टियम कहते थे, यानी मिलाकर जिसको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहा करते थे, जो भी ऑस्टियोसाइट्स हुआ करते थे,
या जो बोन मैरो के अंदर जितने भी तरीके के सेल रहे होंगे ना, वो सारे के सारे सेल क्या होंगे, जल जाएंगे। अगर जल जाएंगे नहीं, उनका स्थान क्या हो जाएगा, खाली। यानी बोन के अंदर बचा क्या, यानी बोन के अंदर अब सेल देखने को हम लोग नजर नहीं आएंगे, और दिखेंगे क्या, नजर क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इनऑर्गेनिक कंटेंट थे, जो कि जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह जो भी डिपॉजिट थे, वो सारे नजर आएंगे। एग्जैक्टली यही वो होगा। लेकिन जस्ट अपोजिट, जब उस बोन को हम लोग किसी डाइल्यूट एसिड में डाल करके डुबा करके थोड़ी देर तक रखने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे जो सेल है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सेल थे जैसे तो वैसे ही रहेंगे। लेकिन बोन के अंदर जितने इनऑर्गेनिक मटेरियल थे, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह वगैरह, वो सारे क्या होंगे, वो सारे डाइल्यूट एसिड में घुल जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा, इसमें बोन के सारे सेल डैमेज हो गए होंगे, जल गए होंगे, लेकिन इसके अलावा जो कैनालिकुली थे, जो लैकुना है, या जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो बच जाएंगे। और ठीक उल्टा इसमें क्या होंगे, इसमें जो कैनालिकुली है वो घुल जाएगा। जो लैकुना आप देखे होंगे, बोन के जो सेल्स थे लैकुना कैविटी में पाए जाते थे ना, कैविटी, वो कैविटी भी घुल जाएंगे। जितने इनऑर्गेनिक मटेरियल थे वो सारे के सारे घुल जाएंगे। बचेगा क्या, सारे सेल लेकिन नजर आएंगे। तो ये देखिए जस्ट अपोजिट परिणाम नजर आए, जस्ट अपोजिट परिणाम यहां पर नजर आ रहे हैं। और एग्जैक्टली कहा जाए तो स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल साइंस में जब स्टूडेंट्स की जब एंट्री होती है, तो स्टूडेंट्स को दोनों ही तरीके के बोन्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिससे कि आपको यह समझ में आ सके कि एक सेल के बगैर बोन कैसा दिखता होगा और सेल के साथ बोन कैसा दिखता होगा। तो इसमें दोनों ही बोन से आपका परिचय होगा। लेकिन बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव जैसे ही पूछेगा, आपको समझ में आएगा। सीधा पूछता रहेगा, एक बोन को गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या बच जाएगा, क्या नहीं बचेगा, या बोन को एक डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा। क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या देना है ना। तो चलिए मैं एक एक लाइन लिख देता हूं। तो राइट बोन में क्या लिख सकते हैं, द बोन इज हीटेड। इसमें बोन को क्या कह रहे हैं, द बोन इज हीटेड। बोन को मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने की वजह से यहां पर क्या हो गया होगा, ऑल द सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड, है ना। सारे सेल्स क्या हो गए, मारे गए। ऑल द सेल्स गेट डिस्ट्रॉयड। मुझे मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि बोन के अंदर क्या क्या सेल है, गेट डिस्ट्रॉयड। और नतीजा, बोन के अंदर बचेगा क्या, बोन इज लेफ्ट ओनली विथ कैनालिकुली, लैकुना, स्पेस वगैरह दिखेगा, सेल लेकिन उसके अंदर नजर नहीं आएगा। द बोन, या लिख सकते हैं only canaliculi, lacuna is left behind, only canaliculi and lacuna is left behind, lacuna is left behind। ये दिखे, ये बच गया। और ठीक उल्टा यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर डिकैल्सिफाइड बोन में क्या लिख सकते हैं, द बोन इज केप्ट, द बोन इज केप्ट। कहां पर रखेंगे, द बोन इज केप्ट इन डाइल्यूट एसिड। बोन को मैंने क्या किया, डाइल्यूट एसिड में रखा। कोई भी एसिड हो सकता है, टेंशन नहीं लेना। डाइल्यूट HCl भी लिख सकता है, डाइल्यूट H2SO4, कुछ भी लिखे, एक्सपेरिमेंट एक ही होने वाला, रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन जब बोन को इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ऑल द सेल्स रिमेन इंटैक्ट। सेल के ऊपर इसमें कोई भी असर नहीं पड़ा, है ना। ऑल द सेल्स रिमेन इंटैक्ट, रिमेन इंटैक्ट, ये एकदम बच गए, है ना। बस यही खत्म हो गया मेरे ख्याल से, इसमें ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। तो चलिए ये कुछ चीज यहां पर दिख रहा था। अब क्या एक काम मैं करता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से दो चार छोटे छोटे शब्द यहां पर हम लोग को बचे हुए दिख रहे हैं, मैं उसको आपको बता देता हूं। शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे बीच में उसको पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है ना। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से क्या करता हूं, दो चार यहां पर आपको छोटे छोटे शब्द मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जैसे क्या क्या, जैसे एक शब्द आपसे पूछेगा कैल्सिनेशन, है ना। व्हाट इज कैल्सिनेशन, है ना। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये भी मिलता जुलता चीज है। अभी देखिए जस्ट मैंने आपको बताया कि ड्राइड बोन, बोन को क्या करेंगे हम लोग, गर्म करके देखेंगे, देखे थे कि क्या होगा, है ना। जस्ट वैसा ही एक्सपेरिमेंट यहां पर फिर से है। बोन को आपने देखा होगा, कई लोग तो नॉनवेज खाते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि बोन थोड़े से मटमैले कलर के दिखते हैं ना, थोड़े से गंदे टाइप के नजर आते हैं, थोड़े से ब्राउनिश उसमें एक टिंज रहता है, कलरेशन होता है। यानी बोन पूरी तरीके से व्हाइट तो नजर नहीं आते, थोड़े से ब्राउनिश लुक में आते हैं ना। तो जब आप एक ब्राउनिश दिखने वाले एक नेचुरल बोन को जब आप गर्म करने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने ब्राउन इफेक्ट को छोड़ने लगता है। अब ब्राउन इफेक्ट को छोड़ने के बाद जिस तरीके से लिखने वाला चौक कितने जबरदस्त व्हाइट कलर का दिखता है ना, तो बोन ब्राउनिश टिंज को छोड़ के धीरे धीरे व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, अब बिल्कुल व्हाइट नजर आता है। तो बोन को इस तरीके से गर्म करके ब्राउन से व्हाइट कलर में जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो गया है, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कैल्सिनेशन। तो ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखता रहता है। तो कैल्सिनेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, बस एक ही लाइन किसके डेफिनेशन होगा, द बोन इज हीटेड
टिल इट बिकम्स चॉकी व्हाइट इन कलर। बोन को तब तक गर्म करेंगे जब तक ये चॉक के समान व्हाइट नजर ना आए। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर दे दिया। द बोन इज हीटेड, इसमें भी बोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे। द बोन इज हीटेड टिल इट बिकम्स चॉकी व्हाइट इन कलर, चॉकी व्हाइट इन कलर। ये एक दिख रहा था मुझे क्वेश्चन याद आया। ऐसे ही 3-4 सेल के नाम और याद हैं। जरा देखिए ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये सारे सेल आप सुने हुए हैं। ओस्टियोब्लास्ट किसे कहते थे, जो बोन को बनाने वाले मदर सेल थे ओस्टियोब्लास्ट। ये सेल जब डिवाइड करके जो नए सेल बनाते थे उसे हम लोग कहते थे ओस्टियोसाइट। इसी से मिलता जुलता एक और नाम पूछा जाता है ना, ओस्टियोक्लास्ट। देखिए नाम ही, ओस्टियोब्लास्ट आपने सुना था, इस बार मैं लिख रहा हूं ओस्टियोक्लास्ट, ठीक उल्टा है। वैसे ही कार्टिलेज से संबंधित एक मुझे याद आ रहा है कॉन्ड्रोक्लास्ट, है ना, कॉन्ड्रोक्लास्ट। देखिए फिर से इसमें ब्लास्ट नहीं है, क्लास्ट, सी का मैं यहां पर प्रयोग कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो देखिए सी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो पूछेगा ओस्टियोक्लास्ट क्या है या कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या है। जो बनाने वाले सेल होते हैं ना उसे हम लोग कहते हैं ब्लास्ट, और जो तोड़ने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, खाने वाले सेल होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लास्ट। जरा सोचिए बोन है तो क्या बोन के अंदर सेल पुराने पड़ते होंगे ना, उसकी मौत होती होगी। तो आखिर जो सेल पुराने होते होंगे, जिसकी मौत होती होगी, उसे खा पी कर साफ किया जाता होगा जिससे एरिया क्लीन रहे, है ना। तो डिस्ट्रॉइंग सेल को कहते हैं हम लोग क्लास्ट, यानी जो बोन के अंदर के पुराने सेल को खा पीकर बोन के अंदर के माहौल को साफ सुथरा स्वच्छ रखता होगा, वैसे सेल को कहेंगे ओस्टियोक्लास्ट। और सेम काम जो कार्टिलेज के अंदर करते होंगे उसे हम लोग नाम देते होंगे कॉन्ड्रोक्लास्ट। ये ध्यान रखना है ना। यानी इसमें लोग क्या कह सकते हैं ओस्टियोक्लास्ट में, बोन ईटिंग सेल्स या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और इसके बाद हम लोग कार्टिलेज बोन समाप्त करके ब्लड में जम कर रहे हैं, ठीक है। तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल या बोन ईटिंग सेल एक ही चीज है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, या इसी को हम लोग बोन ईटिंग सेल भी कह सकते हैं, बोन ईटिंग सेल भी कह सकते हैं। और ठीक वैसा ही काम करते होंगे कार्टिलेज में। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल या कार्टिलेज ईटिंग सेल, कार्टिलेज ईटिंग सेल, कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो चलिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी तक क्या समाप्त किया, हम लोगों ने अभी तक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे थे। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सर बोन का रियल कलर क्या होता है? बोन का रियल कलर बेटा, जैसे कि नॉनवेज अगर खाते हो तब तो शायद देखे ही होगे, अगर नहीं भी खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश टिंजली रहता है ना, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा वुडन कलर, काफी हल्के ब्राउन कलर, वुडन कलर को तो महसूस कर सकते हो, वैसा ही होता है ना। थोड़ा सा कीचड़ टाइप का, है ना, गंदगी, मटमैला, थोड़ा गंदे टाइप का नजर आता है, बिल्कुल प्योर व्हाइट नजर नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट्स को जो बोन, इमेजिन करो कि आपको इस तरीके से थोड़ा सा गंदा सा मटमैला सा बोन अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा, घर के लोग ही उसे भगा देंगे, कोई उसे अपने पास बैठने नहीं देगा, उससे लोग कहेंगे कि बेटा अघोरी वगैरह आ गया, लगता है कहीं से हड्डी वगैरह जुगाड़ करके ले आया है ना। तो जनरली वो काफी खूबसूरत दिखे इसलिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे गर्म करके व्हाइट बना दिया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट के मन में भी कुछ बुरे फीलिंग ना आए और उसके घर परिवार के लोग भी उसे ना भगा दें घर से, है ना। तो इसलिए उस तो बोन को जिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, जिससे कि छूने की इच्छा हो कम से कम, ऐसा ना हो कि मन भाग जाए पढ़ने से। और चलिए इस तरीके से हम लोगों ने फिलहाल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को समाप्त किया। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था 4 तरीके की टिश्यू हम लोग को पढ़ना था। एपिथेलियल टिश्यू काफी डिटेल में पढ़े, कनेक्टिव टिश्यू काफी बड़ा होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू जो काफी बड़ा है उसमें भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर उसके सारे वैरायटी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज और बोन्स देखिए आज हमने खत्म किया। लेकिन एक और कनेक्टिव टिश्यू बाकी है, दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए अगले टिश्यू पर हम लोग जंप कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, चलिए उसको देखने से पहले मैं काम करता हूं, आपको थोड़ा दिखा लेता हूं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में एग्जैक्टली हम लोग पढ़ेंगे क्या। हम लोग इसमें पढ़ने वाले ब्लड, है ना, हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। अगर आप देख रहे होंगे ब्लड क्या होता है, मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं, आपको अच्छे से पता है ब्लड क्या है। ब्लड के एक ड्रॉप को देखिए यहां पर मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ब्लड में एक फ्लूइड पोर्शन हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और उस फ्लूइड पोर्शन को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उसके ऊपर क्या होते हैं, देखिए आरबीसी नाम के सेल, एक समय आएगा जब आरबीसी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इस इमेज का मैं यहां पर प्रयोग करूंगा, है ना। लेकिन फिलहाल आरबीसी अभी थोड़ा दूर है ना, अभी उसको शुरुआत करने में थोड़ी सी वक्त है, तब उसके पहले काफी पढ़ने हैं तो मुझे लिखकर नहीं फिलहाल पढ़ाना होगा, लेकिन जब जरूरत होगी तो देखिए हम लोग आरबीसी का स्ट्रक्चर यहां से पढ़ेंगे।
एक आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहां से हम लोग देख सकते हैं। रियल में डब्ल्यूबीसी कैसे दिखते हैं, हर एक इमेज यहां पर बिल्कुल रियलिस्टिक है, इसको हम लोग काफी बड़ा करके अच्छे से पढ़ेंगे। और देखिए प्लेटलेट्स हैं, तो एक ओब्वियसली अब हम लोग जिस टिश्यू पर जंप करने जा रहे हैं इसका नाम है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग जिस टिश्यू पर जंप कर रहे हैं उसका नाम है वैस्कुलर। तो चलिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं ब्लैंक, ज्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए। चलिए तो हेडिंग में यहां पर लिखता हूं, मेरे ख्याल से ब्लैक इज प्रेफरेबल, ब्लैक से हम लोग शुरुआत करना होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग में लिखता हूं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो वैस्कुलर टिश्यू पहला, तो किसी भी टिश्यू की जब शुरुआत की जाती है तो टिश्यू की शुरुआत में क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टीज। जैसे याद कीजिए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किसको कहते थे, जिसमें जेली लाइक मैट्रिक्स था उसे हम लोग कहा करते थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। हालांकि एक्सेप्शन थे उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब जिसमें जेली लाइक मैट्रिक्स ना होगा, मैट्रिक्स कैसा रहेगा, हार्ड होगा। जैसे देखिए बोन में काफी जबरदस्त हार्ड मैट्रिक्स था, कार्टिलेज में थोड़े से लचीले मैट्रिक्स थे लेकिन लगभग वो भी हार्ड ही थे। सेमी रिजिड हम लोग कहा करते थे, जबकि बोन में हम लोग रिजिड कहा करते थे। यानी अगर हार्ड मैट्रिक्स थे, सेमी रिजिड और रिजिड मैट्रिक्स थे तो हम लोग कहते थे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और देखिए वैसे ही अगले टिश्यू पर आगे नाम है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला तो कोई भी क्वेश्चन यही पूछेगा कि भाई इसके प्रॉपर्टीज बताओ कि क्यों किसी भी टिश्यू को हम लोग वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रॉपर्टीज, आखिर किसी भी टिश्यू को हम लोग वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहेंगे। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखने हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगा, वैस्कुलर नाम में आंसर है। वैस्कुलर, वैस्कुलर मतलब जो वेसल में फ्लो होता है। वेसल मतलब आर्टरी हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक वेसल है, सब क्या है, वेसल है ना। तो जो वेसल के अंदर यानी ट्यूब के अंदर यानी पाइप के अंदर किसी रास्ते के अंदर किसी चैनल के अंदर फ्लो करता हो उसी हम लोग कहते हैं वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो प्रॉपर्टीज को क्या कह सकते हैं, तो पहला मैं कह रहा हूं कि फ्लो करता होगा। तो फ्लो क्यों करता होगा, क्योंकि फ्लूइडी मैट्रिक्स होता होगा। फ्लूइड मतलब बिल्कुल पानी होता होगा तभी तो फ्लो करेगा, क्योंकि अगर रिजिड होगा, सेमी रिजिड होगा, जेली होगा तब तो फ्लो नहीं करेगा। यानी कि उसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, तो प्रॉपर का मैट्रिक्स कहता था जेल लाइक। मिनरल्स रिजिड, सेमी रिजिड मैट्रिक्स किसके थे, स्केलेटल। तो इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, फ्लूइडी मैट्रिक्स। तो पहला इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गई, मैट्रिक्स इज फ्लूइडी। मैट्रिक्स इज फ्लूइडी, मैट्रिक्स बिल्कुल पानी के समान बहता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आपने कहा मैट्रिक्स इज फ्लूइडी, अगला मैट्रिक्स से संबंधित एक पॉइंट या क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है। जनरली अभी तक कनेक्टिव टिश्यू में एक खास पॉइंट अभी तक हम लोग उसको डील करते आ रहे थे, वो क्या था कि मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय सेल। बार बार कहते थे मैट्रिक्स सेल के बीच के स्थान को भरने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, यही रूल है। लेकिन जनरली मैट्रिक्स हुआ कहां से आता था, सेल ही ना सिक्रेट करता था। याद कीजिए चाहे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था तो भी सेल ही थे मैट्रिक्स सिक्रेट करते थे। उस सेल का नाम भी देखिए हम लोग पढ़े थे, उसका नाम था मार्श सेल। वैसे ही स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में भी मैट्रिक्स सेल ही सिक्रेट करते थे, चाहे कार्टिलेज हो या बोन, मैट्रिक्स सेल सिक्रेट करने की आदत थी। लेकिन देखिए बड़ा यूनिक चीज है कि रूल कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स सेल ही सिक्रेट करते हैं ना, लेकिन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स सेल सिक्रेट नहीं करता, बाहर से आता है। तो देखिए एक्सेप्शनल केस है। तो पहला पॉइंट था मैट्रिक्स इज फ्लूइडी। दूसरा मैट्रिक्स इज नेवर सिक्रेटेड बाय सेल, मैट्रिक्स सेल सिक्रेट नहीं करता। तो देखिए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है ये सब। मैट्रिक्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय सेल्स, नॉट सिक्रेटेड बाय सेल्स, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली आपने देखा होगा चाहे अभी तक जो भी सेल हो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो भी सेल हो या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का कोई भी सेल हो, क्या करते थे, डिवाइड करते हैं। सेल डिवाइड करते हैं तो शरीर का एक नॉर्मल रूल है ना कि सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल बनते हैं। लेकिन देखिए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये एक्सेप्शनल चीज है, क्योंकि इसमें आगे जाकर हम लोग आरबीसी जैसे सेल पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी जैसे सेल पढ़ेंगे, प्लेटलेट जैसे सेल पढ़ेंगे और इनके पास डिवाइडिंग पावर नहीं होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। यानी तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स हैव नो पावर टू डिवाइड, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेल्स हैव नो पावर टू डिवाइड, सेल्स के पास
डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इकलौता सेल डब्ल्यूबीसी में खास वैरायटी आएगी जिसका नाम रखेंगे हम लोग लिम्फोसाइट। आरबीसी कभी भी डिवाइड करके नए आरबीसी नहीं बनाएंगे, प्लेटलेट भी कभी भी डिवाइड करके नए प्लेटलेट नहीं बनाएंगे। डब्ल्यूबीसी में से भी जो न्यूट्रोफिल होंगे, बेसोफिल होंगे, इस्नोफिल होंगे, मोनोसाइट होंगे, ये कभी भी डिवाइड करके नए सेल नहीं बनाएंगे। लेकिन पूरे ब्लड का इकलौता सेल नाम होगा लिम्फोसाइट, सिर्फ वही डिवाइड करता है और कोई डिवाइड नहीं करता। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल्स हैव नो पावर टू डिवाइड एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, है ना, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। तो देखिए तीन प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई टिश्यू उसमें मैट्रिक्स अगर बिल्कुल पानी के समान हो, सेल के बीच के स्थान में पाया जाने वाला जो मैट्रिक्स है बिल्कुल पानी के समान हो, सेल जो मैट्रिक्स है उस सेल सीक्रेट नहीं करता हो और सेल के पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती होगी लिम्फोसाइट को छोड़कर, तो मान के चलिए उस टिश्यू का नाम होगा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और अब हम लोग इस वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल है, ब्लड और लिम्फ बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए मैं धीरे धीरे पेशेंसली आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में टाइप्स पे आ गए हम लोग। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स पर आ गए। इसके दो टाइप होते हैं, मैं काम कर रहा हूं, चार्ट बना रहा हूं यहां पे तेजी से, है ना। इसके दो टाइप होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं, क्योंकि रेड दिखेगा इसलिए उसका नाम होगा रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बुलाते हैं ब्लड, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है। और दूसरे को हम लोग बुलाते हैं, व्हाइट कलर का दिखेगा इसलिए नाम मैं लिखता हूं व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसी को आम बोलचाल की भाषा में हम बुलाते हैं लिम्फ। यानी दो तरीके की टिश्यू हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो रेड कलर का टिश्यू दिखेगा उसका नाम होगा ब्लड, और जो व्हाइट कलर का दिखेगा उसका नाम रखेंगे हम लोग लिम्फ। तो ब्लड पढ़ना है हम लोग को और लिम्फ पढ़ना है। लेकिन जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो इसमें कितने कंपोनेंट होंगे, इसमें दो कंपोनेंट होंगे। जो फ्लूइड पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और इसके अलावा जो सेल्स होंगे उसको एनसीईआरटी बुलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एनसीईआरटी बुलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। वैसे ही जब हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे तो इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे। जो फ्लूइड पोर्शन होगा उस फ्लूइड पोर्शन का नाम रखेंगे हम लोग प्लाज्मा, उस फ्लूइड पोर्शन का नाम रखेंगे प्लाज्मा। और जो सेल पढ़ेंगे उसका नाम रखेंगे हम लोग लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स यहां पर हम लोग रखा करेंगे, है ना। तो इसमें क्या पाया जाएंगे, जो ब्लड होंगे उसमें प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ क्या पाया जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो लिम्फ होंगे उसमें भी प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ एक खास तरीके का सेल खासकर पाया जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। हालांकि हर वैरायटी की डब्ल्यूबीसी यहां पाए जाते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने की वजह से इस फ्लूइड का नाम क्या पड़ेगा, लिम्फ। क्योंकि लिम्फोसाइट नाम का सेल बहुत होंगे इसलिए इसका नाम होगा लिम्फ। तो चलिए दो तरीके यानी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स कितने हैं, हम लोग क्या लिख रहे थे यहां पर, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तरीके के टाइप आ रहे हैं, एक है रेड, एक है व्हाइट। एक को कहेंगे ब्लड, एक को कहेंगे लिम्फ। अब चलिए यहां पर मुझे कुछ थोड़ा सा आपको बता देना होगा। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को अगर हम लोग करिकुलम को अगर फॉलो कर रहे हैं ना, तो ब्लड और लिम्फ को दो जगह या तीन जगह पढ़ने का मौका मिलता है। पहला, टिश्यू में तो हम लोग को देखिए साफ साफ नजर आ रहा है कि वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ब्लड और लिम्फ पढ़ना है, पहला जगह। दूसरा, जब हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो जब उस सिस्टम में भी जाएंगे तो एनसीईआरटी में ब्लड और लिम्फ डिटेल में लिखा गया है, यानी दूसरा वहां भी पढ़ना है, सेकंड जगह। और तीसरा, जब क्लास 12 का सिलेबस, जब हम लोग हेल्थ एंड डिजीज करके एक चैप्टर आता है, तो हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी इम्यून सिस्टम वाला पोर्शन आता है, जिसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में काफी डिटेल में वहां पर मेंशन है, काफी डिटेल में पढ़ना होता है। यानी तीन जगह पर ब्लड और लिम्फ को हम लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है, पहला टिश्यू में, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम में, और तीसरा क्लास 12 वाले पोर्शन में हेल्थ एंड डिजीज में। तो बेहतर क्या होगा कि एक ही जगह हम लोग फिलहाल काफी डिटेल में इसको इंक्लूड कर लें, क्योंकि जब क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना तो चैप्टर वाइज डिवाइडेड नहीं रहते। जब आप टिश्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी पूरे डिटेल में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो भी काफी डिटेल में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आप हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो भी आपको डिटेल में ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे।
तो जब तीनों ही जगह सब क्वेश्चन सारे डिटेल में ही आपको मिलेंगे तो बेहतर होगा कि जब टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहीं पर सारी डिटेल्स हम लोग समाप्त कर लें, और जब हम लोग बॉडी फ्लूइड जब पढ़ने की बारी आएगी सर्कुलेटरी सिस्टम तो वहां इसे छोड़ देंगे, या वैसे ही जब हम लोग हेल्थ एंड डिजीज पढ़ने की बारी आएगी तो वहां पर भी इसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं पर हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ चुके रहेंगे। तो चलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो अगला हेडिंग तब हम लोग लेने जा रहे हैं ब्लड, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, खत्म होगा तो फुल डिटेल में लिम्फ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो हेडिंग है हम लोग का ब्लड। तो मैं यहां पे लिखता हूं ब्लड। पहला तो प्रॉपर्टी पर आना होगा। फिर से ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं क्या क्या करता हूं, बगल में यहां पर लिख देता हूं ब्लड के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सपोज कीजिए ब्लड, जैसे ही मैंने यहां पे हेडिंग चुना, कोई भी व्यक्ति आपसे यह पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की टोटल मात्रा कितनी है, परसेंटेज। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फिलहाल आपको बता रहा हूं। तो ब्लड, पहला पॉइंट, ब्लड के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। क्या लगता है, क्या आपको कोई आइडिया है कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है? अगर ऐसा कोई आइडिया है तो आप यहां पर बता कर मुझे देख सकते हैं चैट में। देखता हूं कि किसी का एक्यूरेट यहां पर आंकड़ा आ रहा है या नहीं। चलिए उसमें तो वक्त लगेगा, तब तक मैं ही बता देता हूं। हमेशा जैसे ही क्वेश्चंस लोगों से पूछा जाता है कि ब्लड की मात्रा आपके शरीर में कितनी है, तो अक्सर लोग उसको किसी मात्रा में यानी वॉल्यूम में बताने की कोशिश करते हैं। कोई बोलते हैं 5 लीटर, कोई 5.5 लीटर, कोई 6 लीटर, कोई 8 लीटर, समथिंग लाइक दैट। जिसको जितनी इच्छा वो बोल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंस इस एग्जैक्ट क्वांटिटी को फॉलो नहीं करता। साइंस क्या है, एक अप्रोक्सीमेट, दैट मींस एक एवरेज वैल्यू को फॉलो करता है। देखिए गौतम का आंसर यहां पर आ भी गया कि 5.6 लीटर। अब सपोज करो गौतम ने कहा कि 5.6 लीटर। अब मैं गौतम से ही पूछने वाला हूं कि उसे कैसे पता चला कि उसके शरीर में 5.6 लीटर है। हो सकता है उसके शरीर में सिर्फ 5 लीटर निकल जाए, या हो सकता है 7 लीटर निकल जाए। क्या उसने मेजर करके देखा? जवाब है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए लोग आंसर देना शुरू कर दिए, लोगों से अपनी एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हुई, लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया, और देखिए गलती का आप शिकार हो गए। मैं चाहता भी था कि आप आंसर दें और गलत हो, जिससे मुझे समझाने का मौका मिले। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की एग्जैक्ट मात्रा 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर ऐसा कहना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई तकनीक ही नहीं बना कि आप ब्लड को एग्जैक्टली मेजर कर सके। और साइंस हमेशा एक एवरेज वैल्यू को फॉलो करता है इन परसेंटेज। तो कहा जाता है किसी भी व्यक्ति का जो भी वजन होना, उसका 6 से 10% ब्लड होता है। देखिए मैंने एक एवरेज दिया, अगर एक 100 केजी का आदमी है तो 6 से 10% उसमें ब्लड होगा, यानी उसमें ब्लड की मात्रा लगभग 6 लीटर से लेकर 10 लीटर के आसपास हो सकती है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा। तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव का मैंने आंसर दे दिया, इसकी मात्रा कितनी होगी, तो 6 to 10% ऑफ क्या, टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट, पहला आंसर मैंने आंसर दे दिया, 6 से 10% पूरे शरीर के वजन का। दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा, चलिए 6 से 10% मात्रा है, इसकी पीएच कितनी है? तो पीएच होती है 7.4। पीएच इज 7.4। पीएच इज 7.4। 7.4 पीएच मतलब स्लाइटली एल्कलाइन साबित होगा, है ना, स्लाइटली एल्कलाइन साबित होगा। क्यों ऐसा साबित होगा, थोड़ी देर में आपको यहां पर दिखने लगेगा कि ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन क्यों है। इसमें ऐसे बहुत सारे चीज होंगे जो कि इसके पीएच को 7.4 मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका पीएच का क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर होगा 7.4। वैसे ही तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है। चलिए मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो विस्कोसिटी पूछेगा, मान लेते हैं विस्कोसिटी इज, आपने 7.4 अभी देखा है ना, पीएच 7.4, ठीक इसका उल्टा आप याद रखिए, विस्कोसिटी इज 4.7, ठीक उल्टा। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी मतलब थिकनेस, पानी से कितना गाढ़ा है, इसी को कहते हैं विस्कस। ओबेसिटी सोचिए, पानी के लिए यूनिट ऑलवेज 1 होता है। अगर वाटर की विस्कोसिटी पूछेगा तो कितना है, 1। तो कहा जाता है जो ब्लड है ना, पानी की तुलना में 4.7 टाइम्स ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा, यानी इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, 4.7। ये भी एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। वैसे ही अगला क्वेश्चन पूछा स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए। चलिए पहले मैं लिख देता हूं तब बात करता हूं, लेकिन ये डाटा अलग अलग है, मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। तो ये देख, एक तरफ मेल मैंने लिखा, एक तरफ मैंने फीमेल लिखा। जैसे विस्कोसिटी का मतलब होता है कि पानी से कितना गाढ़ा है, वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है पानी से कितना भारी है। ध्यान रखिए, वाटर के लिए विस्कोसिटी भी 1 है और वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 1 है। वाटर को यूनिट माना जाता है, यूनिट मतलब आदर्श माना जाता है।
तो क्वेश्चन यही है कि वाटर की तुलना में कितना गाढ़ा है, तो 4.7, तो विस्कोसिटी हो गई 4.7। वैसे ही क्वेश्चन है कि पानी दैट मींस वाटर की तुलना में कितना भारी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेल और फीमेल में अलग अलग। तो मेल में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.057, जबकि फीमेल में स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.053। यानी कि पानी के लिए, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1, तो 1 की तुलना में मेल में कितना गुना भारी है, 0.057 टाइम्स भारी है। अब ऐसे ही फीमेल का ब्लड कितना भारी है, 0.053 टाइम्स भारी है। आप पूछेंगे ऐसा डिफरेंस क्यों, क्योंकि फीमेल्स में कई सारे कंपोनेंट्स कम मात्रा में होते हैं। हमेशा एक नॉर्मल सा रूल है कि जितने भी चीज, कोई भी चीज अगर मेल के शरीर में कुछ ज्यादा मात्रा में होते हैं ना, तो सेम चीज फीमेल के शरीर में थोड़े से कम मात्रा में होते हैं, नॉर्मल सा रूल है। तो अगर क्योंकि फीमेल के शरीर में कंटेंट्स थोड़े से कम है तो वजन भी थोड़ा सा कम होगा ना, भारी थोड़ा सा कम होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आएगी 1.053। तो मेल में 1.057, फीमेल में 1.053 दिख रहा है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लड को बाइफरकेट करते हैं और एक चार्ट बनाते हैं कि इस ब्लड में क्या क्या है। चलिए देखते हैं, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। हम लोग अगले पर आते हैं हम लोग। चलिए अगले पोर्शन पर, ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं, ब्लड ब्लड में टोटल कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट। ये तो ऑलरेडी आप जानते भी हैं, हम लोग कई सारे चैप्टर्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो फ्लूइड पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो फ्लूइडी पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। तो लिख सकते हैं फ्लूइडी मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, फ्लूइडी मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के ऊपर कई सारे स्ट्रक्चर्स तैरते रहते हैं। सिंपल आम बोलचाल की भाषा में तो लोग इसे सेल कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी उसे बुलाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो चलिए मैं एक तरफ लिखता हूं फॉर्म्ड एलिमेंट, फिर मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों है ना। तो दूसरे तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मुझे लग रहा है किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं देख ले रहा हूं उधर, मेरा ध्यान जाना चाहिए। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब लिख दीजिए ना प्लीज, ठीक है। लिखना नहीं है, समझना है, साइंस है ना, सिर्फ समझना है, लिखने का कोई स्कोप नहीं है इसमें। पानी से तुलना करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वाटर से कंपेयर कर रहे हैं। पानी से कितना गाढ़ा है, तो कहते हैं कितना विस्कस है, विस्कोसिटी मतलब पानी से कितना गाढ़ा। वैसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि पानी से कितना भारी है। पानी में तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल एक फ्लूइड है, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर उस पानी में कई सारी चीज हम लोग डाल दें, कई सारी चीज उसमें तैरा दें, तो बेसिकली उसका वजन तो बढ़ेगा ना। तो ब्लड भी तो ऐसा ही है, ब्लड एग्जैक्टली पानी तो नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज तैर रहे हैं, तो बेसिकली पानी से ज्यादा भारी होगा सेम अमाउंट में। तो कितना भारी होगा, तो ये देख रहे थे हम लोग। तो ये था स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट मींस हाउ, क्या कह सकते हैं, मतलब कि कितना ज्यादा, सिंपल तरीके से याद रखिए कितना भारी है, ज्यादा याद रहे। तो ब्लड के दो हिस्से हैं, ब्लड को हम लोग क्या कह रहे हैं, दो हिस्से में डिवाइड। तो ब्लड में जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया ब्लड, मान लेते मैंने यहां पर ड्रॉ किया ब्लड, तो ये जो फ्लूइड पोर्शन दिख रहा है, इसी फ्लूइड पोर्शन को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। लेकिन इस प्लाज्मा के ऊपर क्या है, इस प्लाज्मा के ऊपर हम लोग देखेंगे आरबीसी नाम का एक स्ट्रक्चर होगा, इसी के ऊपर क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी के नाम का स्ट्रक्चर होगा, इसी के ऊपर क्या होंगे, प्लेटलेट नाम का स्ट्रक्चर होंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में ब्लड के टोटल दो कंपोनेंट है, जो फ्लूइड पोर्शन इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, इसके ऊपर क्या क्या तैर रहे हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इन तीनों को मिलाकर हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं, सेल्स क्यों नहीं कहते। सेल्स इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो प्लेटलेट है ना, इसको सेल का दर्जा हासिल नहीं है, क्योंकि जो प्लेटलेट है ये सेल के टूटने की वजह से, फ्रैगमेंटेशन की वजह से बनते हैं। क्योंकि प्लेटलेट को सेल का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को मिलाकर हम लोग सेल्स ऑफ ब्लड नहीं कह सकते, बल्कि क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। और यही एनसीईआरटी ने किया भी है, तीनों को मिलाकर फॉर्म्ड एलिमेंट लिखता है। तो चलिए, ब्लड के दो कंपोनेंट है, फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो इसको आगे हम लोग डिटेल कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने तरीके के हैं, इसको मैं साइड में लिखकर छोड़ देता हूं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरीके के आएंगे, जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे। एक फॉर्म्ड एलिमेंट का नाम क्या लिखेंगे, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे का नाम लिखेंगे हम लोग डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरे का नाम लिखेंगे हम लोग प्लेटलेट्स, है ना, इसको भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वहां आने में देर है। पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, प्लाज्मा पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में अगर दोनों चीजें, तो दोनों की मात्रा बताएं। तो जो फ्लूइडी पोर्शन होता है ना, जो फ्लूइडी पोर्शन होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं, इसकी मात्रा होती है 55%, है ना।
और जो ऑब्वियसली अगर फ्लूइड पोर्शन 55% है तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मात्रा कितनी होगी? 45% होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 45% होगी, दैट्स ऑल। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। मैं यहीं पर लिखने वाला हूं। तो इस प्लाज्मा में क्या क्या है? इस प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन में वाटर है, ऑब्वियसली वाटर, पानी, इसकी मात्रा कितनी होती है? 90 to 92% इसमें क्या है? वाटर है। और इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन्स हैं। उन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स को हम लोग बुलाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसकी मात्रा पूछेगा, इसकी मात्रा होती है 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स है। और इसमें क्या क्या है? अब एक काम करना होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी और हम लोग को स्पेसिफाई करना होगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने तरीके के हैं? अब इस प्लाज्मा प्रोटीन को अगर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो इसमें एक एल्बुमिन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन है जिसकी मात्रा लगभग 4% के आसपास है। इसमें ग्लोबुलिन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन है। बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, सारे लाइंस आपका क्वेश्चन है, बी प्रिपेयर्ड, एकदम कॉन्सेंट्रेट रखना है। हाँ ठीक है, कईयों को बिल्कुल याद भी है। तो ग्लोबुलिन की मात्रा कितनी होती है? ग्लोबुलिन की मात्रा होती है 2.5%। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं या लिख रहा हूं ना तो सारा क्वेश्चन है। और इसमें क्या है? इसमें फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा। फाइब्रिनोजेन नाम का प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा, इसकी मात्रा होगी 0.3%। और इसमें क्या होगा? और इसमें प्रोथ्रोम्बिन नाम का भी प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा। इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा होगी 0.03%। और इसमें क्या होगा? इसमें एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा। एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाएगा। इसकी मात्रा कितनी होगी? तो ये ट्रेस अमाउंट में है। ट्रेस अमाउंट मतलब कम मात्रा में, ETC। यानी देखिए प्लाज्मा की कंपोजिशन में पढ़ रहे हैं, इसमें 90 से 92% क्या है? वाटर। इसके अलावा इसमें क्या है? 6 से 8% इसमें प्रोटीन्स हैं, लेकिन प्रोटीन्स कई वैरायटी के हैं और कई वैरायटी हैं, तो हर एक वैरायटी के मैंने कुछ परसेंटेज लिखे। इस प्लाज्मा में और क्या क्या है? मेरे पास यहां पर थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, आगे जाकर इस जगह लिख रहा हूं। प्लाज्मा में और क्या क्या है? इसमें इनऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। और इन इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स हैं इनकी मात्रा पूछेगा तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की मात्रा होती है लगभग 1 से 2%। लेकिन इतना बोलने से नहीं होगा, इसका नाम भी लिखना होगा कि किस किस नाम के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम है, ETC। क्या सिर्फ इतना ही है कि इसमें ऑर्गेनिक भी है? इसमें ऑर्गेनिक भी है। तो चलिए ऑर्गेनिक के नाम लिखते हैं हम लोग। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ध्यान रखना है, पहले मैं लिख लेता हूं तब इसको समझाने की शुरुआत करता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी मात्रा पूछेगा, ये भी कितने हैं? तो ये भी 1 से 2% हैं। फिर इसके भी एग्जांपल अब आपको बताने पड़ जाएंगे कि इसमें क्या क्या है भाई, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो कई तरीके की ऑर्गेनिक चीज हैं, जैसे इसमें क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमाइनो एसिड्स, ETC। और क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, ETC। और क्या है? गैसेज हैं इसमें। और क्या है इसमें? एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, ETC, है ना। फिलहाल हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्लाज्मा वाले पोर्शन को देख रहे हैं, है ना। मैं इसको एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको घेर के रख देता हूं, है ना। अभी हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स में नहीं है, अभी हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको मैंने अलग कर दिया। चलिए फिर से वापस आते हैं। तो इस ब्लड में, ब्लड के कंपोनेंट्स पूछे गए। तो ब्लड को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं? 2 हिस्से में। जो फ्लूइड पोर्शन है, जो पानी के समान दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं मैट प्लाज्मा या मैट्रिक्स कहते हैं। कितना मात्रा है? 55%। तो इसके ऊपर जो भी तैरते होंगे उसे क्या बुलाते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मुख्यतः RBC, WBC, प्लेटलेट होंगे जो कि 45% होंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि 55% को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, अब उसकी कंपोजिशन पूछना की शुरुआत कर दिया कि चलिए भाई जो 55% है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उसमें क्या क्या है। तो ये देखिए जो टोटल यहां लिखे गए हैं, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन लिखी गई है। तो कहा जाता है कि इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या है? वाटर। अगर 90 से 92% अगर वाटर है तो बाकी के जो 8 से 10% क्या है? सॉलिड है। यानी बाकी के 8 से 10% जो यहां दिख रहे हैं सॉलिड है, लेकिन इसको फिर से बाइफर्केट मैंने किया।
तो 90 से 92% वाटर है, बाकी सॉलिड। तो बाकी सॉलिड क्या क्या है? 3 तरीके के हैं। उसमें कुछ प्रोटीन से कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8%, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं 1 से 2% और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 1 से 2%। यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीनों मिलाकर कितने परसेंट है? 8 से 10% है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन जैसे ही आपने कहा कि चलिए मान लेते हैं कि यानी कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसको आप 6 से 8% मात्रा कह रहे हैं। अब इसमें भी आपको बाइफर्केट करना होगा कि कौन कौन से प्रोटीन एग्जैक्टली कितने हैं। तो जो 6 से 8% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है? एल्बुमिन 4%। उसकी तुलना में कम कौन है? ग्लोबुलिन 2.5%। उसकी तुलना में कम कौन है? फाइब्रिनोजेन 0.3%। उसकी तुलना में भी कम कौन है? प्रोथ्रोम्बिन 0.03%। सबसे कम कौन है? एंजियोटेंसिनोजेन। और भी होते होंगे। वैसे ही देखिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में भी कई सारे नाम हैं लिखे गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या लिखे गए जिनको हम लोग खा पीकर एब्जॉर्ब करते हैं, क्या क्या है? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, वो भी ऑर्गेनिक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में तैरते हैं, जिसको हम लोग अपने शरीर से निकालते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक है। इसके अलावा जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं जो हमारे शरीर में, वो भी ऑर्गेनिक है। कल आपने देखा कि इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। तो जो भी ऑक्सीजन थे या कार्बन डाइऑक्साइड थे, किसी ना किसी के साथ कंबाइन होकर ही ना आगे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे किसी ना किसी रूप में। तो वो भी क्या थे? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो भी ऑर्गेनिक ही थे, क्योंकि हर जगह आपको कार्बन नजर आता है। इसलिए आपको गैसेज ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि गैसेज को आप ऑर्गेनिक नहीं कह रहे, लेकिन गैसेज जिस रूप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो तो एक ऑर्गेनिक नेचर है। तो वो सारे क्या है? ऑर्गेनिक। तो पहला मुझे दिख रहा है कि प्लाज्मा। तो अब ध्यान से देखिए, मेरे पास लग रहा है कि समय की आज लग रहा है कि काफी कमी है, वक्त लग रहा है काफी कम है, समाप्त हो गया हम लोग का। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर कंक्लूड कर लेते हैं। और अगले दिन से हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान रखना है, ये जो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है ये आपको दिमाग में रखना है। इसको अभी डिटेल करना है मुझे, और इसको डिटेल करने में आपको समझाने में लगभग 15 से 20 मिनट मुझे लगेगा, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, ये पोर्शन जो यहां पर लिखा गया है आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी होनी चाहिए। पहले इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इस हिसाब से आपको फंक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा, फंक्शंस। और जब प्लाज्मा समाप्त होगा तब हम लोग आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट बन जाएंगे। तो चलिए अगले क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा से। थैंक यू एवरीवन। आज के क्लास को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं।